अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुक़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। भारत और बांग्लादेश के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को वजारत खारजा ने किया तलब। जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है, नौजवानों के ख्वाबों में आने वाली हर रुकावट को ख़त्म किया जाएगा। जेड मोरा टनल के इफ्तिताह के मौके पर मोदी का खिताब, कहा सही फैसले मुनासिब वक्त पर होंगे। केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू बीजेपी की शिकायत, कहा इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया है कि उन तमाम सरगर्मियों को रोका जाएगा। दिल्ली इंतखाबात में सियासी पार्टियां आवाम को राग़िब करने की फिक्र में। कांग्रेस ने कहा आम आदमी पार्टी झूठ फैला रही है। मुल्क भर में लोहरी, बीहू, पुंगल और मकर संक्रांति त्यौहार का जोश व खरोश, बाजारों में हुजूम। और कतर ने जंगबंदी समझौते का कतई मसौदा इसराइल और हमास के हवाले कर दिया। दोहा में आधी रात के वक्त हुई डील। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। भारत और बांग्लादेश के दरमियान तनाव में और इजाफा हुआ है। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को दिल्ली में वजारत खारजा ने तलब कर लिया। एक दिन पहले ढाका में बांग्लादेश के हाई कमीशन ने इंडियन हाई कमिश्नर पर नए वर्मा को तलब किया गया था। ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि भारत बांग्लादेश सरहद पर कांटेदार बाड़ तामीर कर रहा है। ये कार्रवाई अगर सही है तो आपसी समझौते की खिलाफ वर्जी है। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन हाल ही में नौजवानों की बगावत के बाद शेख हसीना का तख्ता उलट दिया गया। तब से ताल्लुकात में तलखियाँ पैदा हो गई हैं। बांग्लादेश की उबरी हुकूमत ने भारत से मुतालबा किया है कि शेख हसीना को हवाले किया जाए ताकि उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया जा सके। इन हालात के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी नजर आई है। बांग्लादेश 1971 और पाकिस्तान का एक हिस्सा था और ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। इंडियन हाई कमिश्नर पर नए वर्मा ने वजारत खारजा में बुलाए जाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि सिक्योरिटी मकसदों के लिए सरहदों पर बाड़ लगाने के ताल्लुक से हमारे बीच कुछ समझौते हैं और दोनों बॉर्डर फोर्सेस BSF और BJB एक दूसरे के साथ रब्त में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन समझौतों पर अमल होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर ज़मीन पर जंग की अपनी पहचान को दोबारा हासिल कर रहा है। मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल ज़िले में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के इफ्तिताह के बाद ये बात कही। इन्होंने कहा कि इस सुरंग से सोनामर्ग का सियाहती मुकाम पूरे साल टूरिस्टों के लिए दस्तयाब रहेगा। सुरंग के इस इफ्तिताह के बाद रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने उन 7 लोगों को याद किया जो पिछले साल अक्टूबर में सुरंग के करीब एक दहशतगर्द हमले में हलाक हुए थे। इस जेड मोर टनल की तामीर पर 2700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी इस मौके पर मौजूद थे। ये स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम सुरंग मानी जाती है। मैं सबसे पहले तो देश की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया,
जीवन पर को भी संकट में डाल करके काम किया। साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं। किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है। और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। इस दौरान चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर-ए-आज़म जल्द ही रियासत का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करेंगे। सुरंग के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग, रेल रोड ब्रिज और रेल लाइन्स तामीर की जा रही है। अनिल कुमार शुक्ला जी, फहीम नजीर साहब, शशि अब्रोल जी, मोहम्मद हनीफ साहब, कलीम साहब, बड़गाम के हमारे अपने डॉक्टर शाहनवाज, ये 7 नाम लिए बिना अगर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं तो शायद इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये 7 नाम जो मैंने लिए, ये वो शख्स हैं जो पिछले साल अक्टूबर के रोज एक आतंकवादी हमले में इनकी कीमती जानें जो हैं हमने गंवाई। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस प्रोजेक्ट के लिए दी, जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए दी, इस मुल्क के लिए दी। जिस तरह बदकिस्मती से पिछले 35-37 सालों में हजारों की तादाद में इस मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खत्म करने के लिए यहां के लोगों ने कुर्बानी दी। मैं उस ऐसे सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता हूं जिसके हजारों लीडर और वर्कर पिछले 35 साल में कुर्बान हुए, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क का बंटवारा होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, और आगे भी पता नहीं कि क्या क्या कुर्बानियां मांगी जाएंगी। लेकिन वजीर-ए-आज़म साहब, आपका आज यहां मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहां हार का सामना करना पड़ेगा, उनको हमेशा हम यहां से हरा के वापस भेजेंगे, और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहां नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की रिहाइशगाह पर पोंगल की तकरीबात में हिस्सा लिया। मारूफ बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और अदाकार चिरंजीवी भी इस तकरीब में मौजूद रहे। तीर्थानि यन्मद् देशावृषभराड्भ्यः वस्त्रदानं करिष्ये। अग्निज्वाला पूजनं करिष्ये। ओम ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि, आवाहयामि। मेनो भूयिष्ठान्ते नमभुक्तिं विधेमा तैलधारां समर्प।
आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अवध ओझा का वोट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है और जो वोटर होंगे वो अपना वोट डाल सकेंगे। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि किसी भी हालत में एक भी गलत वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कल कदवाई नगर में कंबल तकसीम किए गए, जूते जैकेट्स तकसीम किए गए, पैसे तकसीम किए गए। इसमें भी इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि इन तमाम सरगर्मियों को रोका जाएगा जो बीजेपी की जानिब से जारी की जा रही हैं। अभी हम लोग चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं। हमने सुबह ही टाइम मांगा था और अभी आने के जस्ट पहले हमारे पास उनका फोन आया और उन्होंने इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने के लिए बुलाया। इसके लिए हम चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन उसको वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और उसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। और तीसरा था कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है और लोकल डीएम मतलब जब खुलेआम चादरें बट रही हैं, चादरों के ट्रक आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में चादरें बट रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज बंद की जाए। इसमें भी चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि ये सब एक्टिविटीज बंद की जाएंगी। तो हम चुनाव आयोग का उनके रिस्पांस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। बॉलीमारन से कांग्रेस उम्मीदवार हारून यूसुफ ने कहा है कि कांग्रेस पर एतमाद है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो झूठ फैलाया है और बीजेपी के इख्तिदार में मुल्क की हालत ख़राब हुई है। इससे लोगों में कांग्रेस के तई एक नया जोश पैदा हुआ है। कांग्रेस दिल्ली में पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। इन्होंने कहा है कि हम दिल्ली के लोगों पर यकीन रखते हैं क्योंकि इन्होंने हमें 15 साल के लिए मुंतखब किया। करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने खुद घोटाले किए और जेल गए और जिस तरह शीला दीक्षित को इन्होंने बदनाम किया गया वो इंतहाई गलत है। चुनाव के पुराने खिलाड़ी हैं लेकिन इस बार आप लोग ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या बदल गया कांग्रेस में? कॉन्फिडेंट इसलिए नजर आ रहे हैं कि झूठ की जो राजनीति थी जो आम आदमी पार्टी ने की थी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज जो हालत देश की है उसको लेकर लोगों को कांग्रेस के अंदर एक जोश नया भरा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से कांग्रेस के लोग बाहर निकले हैं और हमेशा ये बात सच साबित हुई है कि जब भी कांग्रेस के लोगों ने फैसला किया है बदलाव का तो वो जोश जो है वो पहाड़ को गिरा सकता है। वही जोश देखिए हमारा विश्वास दिल्ली के अवाम में है और अवाम ने ही हमको 15 साल लगातार चुन के भेजा था। और आज जिस तरीके से छल कपट की राजनीति हुई, झूठ की राजनीति हुई, भ्रष्टाचार से खिलाफ लड़ने वाले लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, जेलों में गए। तो आज दिल्ली के लोगों को समझ आ गया है कि किस तरीके का भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ है और जिस तरीके से हमारी मुख्यमंत्री शीला जी को बदनाम करने का एक प्रयास हुआ वो चीज लोगों के सामने साफ होकर उभर के आई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो 15 साल में हमने दिल्ली बदली थी, चाहे वो पॉल्यूशन का मामला हो, सड़कें हों, सीवर हो, पानी हो, आज नल में जल के बजाय सीवर का पानी आता है। हर शख्स जो है
50 से 60 रुपए का पानी खरीद के पी रहा है। दूसरी जानिब कांग्रेस के साबिक एमएलए आसिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि राहुल गांधी किसी भी पार्टी के हाईकमान में पहले शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली इंतखाबात के लिए रैली की है। कांग्रेस पार्टी इंतखाबात को लेकर संजीदा है। हम एक ऐसे मुकाम पर है जहां या तो हम हुकूमत बनाएंगे या हमारी हिमायत के बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। इन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। हम आम आदमी पार्टी को वोट काटू पार्टी मानते हैं। कोई महसूस नहीं हो रहा है कि शायद किसी भी पार्टी के हाईकमान पहले होंगे राहुल जी, जो दिल्ली के इलेक्शन में रैली करने जा रहे हैं। अभी तक ना कोई बीजेपी की तरफ से कहीं पे भी कोई हाईकमान की तरफ से उतरा है, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से वो उतरा है। आप इसी बात से इसकी अहमियत इलेक्शन की समझिए कि दिल्ली के जो असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है उसका बिगुल राहुल जी आज बजाने जा रहे हैं। आप इसकी सीरियसनेस देखिए कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीरियसली इस इलेक्शन को ले रही है और कितना सीरियसली इस इलेक्शन के लिए हमारे कांग्रेस का हाईकमान सड़कों पर उतर आया है। होपफुल नहीं है, हमें उम्मीद है कि हम उस जगह पर आकर खड़े होंगे जहां हम गवर्नमेंट बनाएंगे या हमारे समर्थन के बगैर कोई गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट कोई बना नहीं पाए। हम तो बीजेपी से मानते हैं, अपनी लड़ाई बीजेपी से मानते हैं और हम तो फिलहाल वक्ती तौर से अरविंद केजरीवाल को वोट काटो पार्टी मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अब दिल्ली के हालात ऐसे बन गए कि तमाम कांग्रेस का वर्कर जो डाइवर्ट हुआ था, कभी आज से 10 साल पहले आम आदमी पार्टी की तरफ को रुख किया था, वो वापस आ चुका है। आज ये आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। अब आप यहाँ पर आप महसूस करेंगे, चाहे जनसभा को देखकर करेंगे या यहाँ का जो क्राउड यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप उससे भी महसूस करेंगे कि ये वही वोटर था जो पिछले दो इलेक्शनों से आम आदमी पार्टी को वोटिंग कर रहा था। अब कांग्रेस की तरफ आ रही है। अब कांग्रेस की तरफ से आ रही है और ये लहर आप जगह जगह पर महसूस करेंगे। निजी तौर एनएसयूआई के कौमी सदर वरुण चौधरी ने कहा है कि हमें यकीन है कि कांग्रेस पार्टी मुकम्मल अक्सरियत के साथ दिल्ली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। मैं मानता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने जय बापू जय भीम जय संविधान रैली यहाँ पे रखी है, देश भर में इस चीज को मना रहे हैं। और जिस तरीके से बार बार बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान पर आक्रमण करते हैं, और वो आक्रमण खाली संविधान पर नहीं होता, वो देश की जनता पर आक्रमण होता है। जिस तरीके से देश भर में फेलोशिप स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी में खासतौर पर ओबीसी एससी एसटी छात्रों की रोकी गई, तो दिल्ली के अंदर भी अमित शाह जी ने जो अपमान करा बापू जी को, देश के संविधान को, आप सबके सामने, तो कांग्रेस पार्टी ने देश को संविधान को बचाने के लिए रैली रखी है। दिल्ली के अंदर चुनाव है 5 तारीख को, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 तारीख के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़ी बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मानता हूँ ये जो सरकारें कर रही है या फिर कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही है, ये चीजें बहुत पहले करनी चाहिए। ठीक है, दूर आए दुरुस्त आए, मैं मानता हूँ कि अगर किसी भी नेता पर किसी तरीके के आरोप लग रहे हैं और उनको ये एजेंसियां उसकी जांच करनी है, तो खुले तौर पर जांच निष्पक्ष तरीके से करनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने पर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा है कि हर पार्टी जीतने के लिए इलेक्शन लड़ती है। हम अपने ख्यालात और रोड मैप आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। दिल्ली में इंतखाबात बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दरमियान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात की सियासत तक महदूद होते जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस आवाम को मुतबादिल दे रही है, इंडिया अलायंस मजबूत है। हर दल लड़ता है जीतने के लिए, और मैंने कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारी पार्टी का हमने कुछ गारंटीज हैं, उसको हमने जनता के समक्ष रखा था। हम अपने आइडिया, अपना रोड मैप, अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं। अब ये निर्णय जनता को करना है। दिल्ली के मतदाताओं ने कई बार राज्य सरकार को रिपीट किया, केंद्र सरकार को रिपीट किया, भाजपा और आम आदमी पार्टी को अनेकों बार मौके दिए। दिल्ली के लोगों ने दोनों पार्टियों को देख लिया, लेकिन वहां पर जो टकराव पैदा हो रहा है, वहां पे जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, शीश महल और राजमहल और कितने करोड़ किसने मकान पे खर्च की, कितने नहीं किए, उस विवाद में जो चुनाव सिमटता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक रोड मैप दिया है, अलग अलग गारंटीज हम दे रहे हैं। और कांग्रेस में शीला जी के समय जो काम हुए दिल्ली के अंदर 15 साल, वो सबने देखे हैं, तो हम उसके दल पे वोट मांगे। अलग अलग राज्यों में राज्य की इकाई का भी एक
इनपुट हम लोगों को मिलता है। और जैसा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और पहले से ज़्यादा मजबूत रहेगा। लेकिन अलग अलग राज्यों में कभी कभी जो विधानसभा के चुनाव आते हैं उसमें हम अपना अलग स्टैंड लेते हैं। उदाहरण के तौर पर झारखंड में हम लोग मिलकर चुनाव लड़े, हमारी पार्टी सरकार का पार्ट है। जम्मू कश्मीर में हम मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन आज हम सरकार का पार्ट नहीं है। और दिल्ली में जैसे पंजाब में हम आमने सामने लड़े थे, दिल्ली में मुकाबला कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जनता निर्णय करेगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। कल गवर्नर ने तुलबा के हक में बात बेहतर कही है। इन्होंने कहा है कि तुलबा के रहनुमाओं को भेजा जाए और उनके साथ बातचीत की जाए। मुज़ाकरात के लिए कुल 11 तुलबा का एक वफ्द वहां जाएगा। वो अपने मुतालबात गवर्नर के सामने रखेगा। 12 दिन से अनशन पर हूं। एक अच्छी बात यह हुई है कि कल यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय ने, जिनसे पहले जनसुराज का एक डेलीगेशन मिला था, उन्होंने अनशन तोड़ने की बात कही थी, लेकिन कल स्वयं से उन्होंने पहल करके छात्रों के हित में एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के शिष्टमंडल को भेजा जाए ताकि वो उनसे बात कर सकें और यथासंभव वो कोशिश करेंगे कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो इनकी बात है, इसको यथोचित सुना जाए और उस पर कार्रवाई हो। उसके लिए वो सरकार से अपने स्तर पर प्रयास और पहल करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर उन छात्रों से परिचय करा देता हूँ जो लोग शिष्टमंडल के तौर पर आज इस आंदोलन में पहली बार औपचारिक तौर पर 11 छात्र राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे हैं। मैं नाम पढ़ देता हूं। जो छात्र अभी जाएंगे उसमें हमारे बगल में बैठे हुए हैं सौरभ ठाकुर हैं, सुभाष ठाकुर, सॉरी। माहिर तालीम और यूट्यूबर खान सर ने कहा है कि कुछ लोगों को बीपीएससी में लगा दिया गया है जो जानबूझकर रियासती हुकूमत की शबीहा खराब कर रहे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। ये कहने के लिए सारी चीजें होती हैं। मतलब ऑटोनोमस क्या होता है, नहीं एक होता है कि किसी को समझाने के लिए कुछ भी कह दीजिए, ऑटोनोमस होता है। एक बार डिप्टी सीएम साहब कहते हैं यदि धांधली होगी तो मैं 2 मिनट में परीक्षा कैंसिल करा सकता हूं। तो फिर ये बताइए कि फिर वो ऑटोनोमस कैसे हुआ। अब कई बयान आता है कि जिसमें वो कहा जाता है कि जांच हो रही है, जांच होगी, अगर गड़बड़ पाया जाएगा तो दोबारा परीक्षा होगी। ये बात तो अगर बीपीएससी ऑटोनोमस है तो बताइए कि ये बात उन्हें बोलना चाहिए, फिर मिनिस्टर लोग कैसे बोल रहे हैं। क्या अब खान सर जवाब क्या देंगे? अभी हाईकोर्ट जाएंगे हम लोग, गवर्नर सर के पास जाएंगे, सीएम सर के पास मिलेंगे। मेनली अभी हाईकोर्ट पे भरोसा है, हाईकोर्ट को ही इस पे एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे। और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि बीपीएससी जो है इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनावी वर्ष में जानबूझकर प्लांटेड किए गए हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अध्यक्ष महोदय को पद से हटाना चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गुलफाम वल्द फेरोज नामी शख्स ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली थी, जो इस हादसे में शदीद जख्मी हो गया था। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ ये शख्स जख्मों से जानबर ना हो सका। ज़राए के मुताबिक गुलफाम का अपनी अहलिया के साथ झगड़ा चल रहा था और गुलफाम अपने सालों के खिलाफ एफआईआर में दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो नाकाम था। बदायूं के मोहल्ला नईसराय निवासी गुलफाम का पति पत्नी का झगड़ा पिछले 2 वर्ष से लगातार चल रहा था। वहीं गुलफाम जो था वो अपने पत्नी के जो भाई हैं यानी अपनी सालों पर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस पर बराबर दबाव बना रहा था। जब पुलिस पर वो पूरी तरीके से दबाव नहीं बना पाया तो उसने इससे पूर्व में 2 बार आत्मदाह करने का प्रयास किया। यानी पुलिस के अथक प्रयासों से उसको गुलफाम को बचा लिया गया था। एक बार उसने अब से 7 माह पूर्व अपना ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने का प्रयास किया था, जहां पर पुलिस की तत्परता से उसको बचा लिया गया था। इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद गुलफाम ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसको पुलिस को सूचना दी। पुलिस की तत्परता से फिर गुलफाम को बचा लिया गया और उसके बयान दर्ज किए गए। मकसद वही था कि गुलफाम चाहता था कि उसके जो साले हैं उन पर रिपोर्ट दर्ज हो। 4 साले थे गुलफाम के, उन सब पे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अपने पत्नी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव बनाता रहता था। ये मामला लगातार लंबे वक्त से चलता चला आ रहा था, लेकिन
गुलफाम जो है वो पूरी तरीके से पुलिस के चक्कर काटता था। कभी कोतवाली पुलिस तो कभी एसपी ऑफिस, कभी उच्च अधिकारियों के दरवाजे खटखटाया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके हालातों में सुधार नहीं आया और उसने 1 जनवरी 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बदायूं में पहुंचकर आत्मदाह कर लिया और उसको गंभीर हालत में पुलिस ने जो है वो बदायूं के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया और वहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए पुलिस ने उसको बरेली रेफर कर दिया। वहीं बताया जाता है सूत्रों से कि पुलिस ने उसकी पूरी संभवतः मदद भी की और उसका इलाज कराने भी पूरी मदद की। तो क्या कहते हैं बदायूं के पुलिस अधीक्षक, आइए जानिए। गुलफाम नाम का जो कि नई सराय का रहने वाला है, इसका अपने ससुराली जनों से 2 वर्षों से विवाद चल रहा है, जिसमें कई मुकदमे कोतवाली, मुजरिया और सिविल लाइंस में पंजीकृत किए गए हैं। दिनांक 30 को गुलफाम के द्वारा अपने ससुराल में ज़बरदस्ती घुसा गया। उसकी सलहज के द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कोतवाली में कराया गया। उसी के तनाव में था, उसी मुकदमे के तनाव में ही आकर के इसने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसको तत्काल यहाँ से उसका बचाव करते हुए उसको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ से उसको बरेली के लिए रेफर कर दिया है कि गुलफाम की जो पत्नी थी उसकी तलाक हो चुकी थी गुलफाम से। इसके बाद भी पुलिस के प्रयासों से गुलफाम के साथ उसकी पत्नी को मौका दिया गया कि दोनों लोग एक साथ रहने लगे और मामला सुधर जाए, लेकिन उसके बाद भी वही पूर्ण स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। गुलफाम अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता रहा। उसकी पत्नी ने हमें जानकारी दी। हम उसके पत्नी के घर पर गए तो पत्नी ने हमें बताया कि गुलफाम उसके बाद भी उसके अंदर कोई सुधार नहीं आया था। वो बराबर उसी तरीके से प्रताड़ित करता था, उसको मारता था, उसको पीटता था और बराबर ये दबाव बनाता था उसके भाइयों को, यानी पत्नी के जो भाई हैं उन पे दबाव बनाता था। तो क्या कहती हैं गुलफाम की पत्नी, आइए उनको भी सुन लेते हैं। फिर दूसरा के ले गए तो मैंने कहा भैया कि बहुत मुझे मारता पीटता है, अब मेरी इसके साथ में ज़िंदगी ना कटेगी। बहुत मक्कार, बहुत बड़ा फिरौड इंसान है। कभी आग लगा लेता है, कभी मेरे भैयों के दरवाजों पे गालियाँ बकता है, इतनी गंदी गंदी। मेरी भतीजियों की मूवियाँ डाल देता है, मेरी भतीजियों के ऐप छिनाले लगाता है। बहुत बहुत वैसा इंसान है, सही इंसान नहीं है। मैं तो बहुत सही इंसान समझ रही थी इसे। आज इसने आग लगा ली है और बरेली में वो रेफर है। क्या आपको जानकारी तो होगी? मुझे क्या जानकारी है, मैं अपने घर में हूँ, मुझे क्या पता। आपको जानकारी तो होगी ना कि हम लोग हाँ वैसे तो पता है, सुनना था मैंने। आग लगा ली है, आग लगा ली तो हमारे बदायूं के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने जो बताया कि उसका पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, इसकी वजह से उसमें आत्महत्या किया। अब वो बराबर जो है पुलिस पर ये दबाव बनाता था, लेकिन 1 जनवरी 2025 को उसने आत्मदाह किया। उसका इलाज बरेली चल रहा था। वहाँ पर 11 दिन के अथक प्रयासों के बाद, उपचार के बाद, जिसका पार्थिव शरीर जो है पोस्टमार्टम के बाद बदायूं यहाँ लाया गया, जहाँ पुलिस प्रशासन की देख रेख में कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। उसके जो गुलफाम के जो पिता थे, आइए अब हम उनसे जानते हैं कि उनके पिता क्या इस विषय पर कहते हैं और वो क्या हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? फिरोज अहमद मेरा नाम है। गुलफाम मेरा बेटा था। घटना ये हुई, ससुराल जने टालचल बहुत किया उसको और बहुत मारा पीटा, उसके साथ लूटपाट की उसके साथ। हाँ, मोबाइल वगैरह छीना और भी। ये बताइए पुलिस की तरफ से क्या सहयोग आपको मिला? पुलिस की तरफ से पूरा हमारे सहयोग है। पुलिस ने मेडिकल वगैरह सब दिखाई, दवा वगैरह उनकी ही चली। हाँ, 1 जनवरी को जब गुलफाम ने आत्मदाह किया तो पुलिस ने अनन फनन में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं बदायूं के जो सदर कोतवाली के कोतवाल थे राकेश कुमार, उनको निलंबित कर दिया गया। इसके साथ साथ जो हैं वो पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर गया। लेकिन सवाल वही बनता है कि आखिरकार गुलफाम बराबर पुलिस पर क्यों दबाव बनाता था सालों पे रिपोर्ट दर्ज करने का। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदायूं से शकील भारती, कैमरामैन सोहेल हमजा के साथ 4TV न्यूज़। खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में स्ट्रीट कुत्ते से छेड़छाड़ के इल्ज़ाम में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक सड़क के कुत्ते को
इमारत की चौथी मंजिल से फेंककर कत्ल करने के इल्जाम में 4 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हिमांशु यादव, हिम्पल, अर्पित जैन और अभिनव के खिलाफ BNS 325 और जानवरों पर जुल्म एक्ट की दफा 11 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। पीपल फॉर एनिमल की इंचार्ज करुणा शर्मा की शिकायत की बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया गया। एक हफ्ता कबल चारों मुलजमीन ने नया मुरादाबाद में इमारत की चौथी मंजिल से स्ट्रीट कुत्ते को फेंका था जो मारा गया। ये वाकया मझोला पुलिस स्टेशन इलाके में नए मुरादाबाद सेक्टर 15A टावर में पेश आया था। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मकर संक्रांति के मौके पर मुर्गों की लड़ाई देखी गई। इस मौके पर अवाम का हुजूम भी देखा गया। भारतीय फौज ने जम्मू के आरसपुरा में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब लोहरी मनाई। इस मौके पर जश्न मनाया गया और मिठाइयां तकसीम की गई। उत्तरायण त्यौहार के करीब होने के साथ ही अहमदाबाद के बाजार मुख्तलिफ किस्म की पतंगों से सज गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद पतंगे खरीदती हुई देखी गई। दूसरी जानिब आसाम के बाजारों में लोगों की भीड़ लगी हुई है, जिनमें पेठा, चावल का केक, नारियल से बने मुख्तलिफ किस्म के लड्डू, गुड़, तिल के बीज, चावल का आटा और फुले हुए चावल वगैरह शामिल हैं। आसाम में बिहू त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस मौके पर मुख्तलिफ अक़साम की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। हैदराबाद में मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर बैनुल अक़वामी पतंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आसमान पर रंग बिरंगे मुख्तलिफ अक़साम के पतंगें उड़ती हुई नजर आईं। अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद संगम में मुक़द्दस डुबकी लगाने और महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंची। आज दोपहर 3 बजे तक तकरीबन 1 करोड़ अक़ीदतमंदों ने संगम के इलाके में पूजा की और हज़ारों ने डुबकी लगाई। बांग्लादेश के दरअंदाजों के मामले पर तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा कुणाल घोष ने कहा है कि मरकजी हुकूमत को पहले से ही चौकस रहना चाहिए था। इसमें इतना वक्त क्यों लगा? वो सियासत कर रहे हैं और रियासती हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि त्रिपुरा और आसाम में भी एक मसला है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो बांग्लादेश की हुकूमत के साथ बातचीत करे और इस मसले को हल करे। इन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत कुछ नहीं कर रही, जो ये मरकजी हुकूमत की नाकामी है। ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। बंगाल हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना यूपीटी के रहनुमा आनंद दुबे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बीजेपी की बी टीम की तरह बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया था कि इंडिया अलायंस को बंद कर देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला इंतखाबात से पहले पीएम मोदी पर तनकीद किया करते थे और आज वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को अपने वालिद से कुछ सीखना चाहिए। जम्मू कश्मीर हुकूमत में इत्तेहादी कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि आया वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के वज़ीर आज़म मोदी की तारीफ करने वाले बयान से मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं।
उमर अब्दुल्ला अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ये वही उमर अब्दुल्ला है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इंडिया ब्लॉक को लेकर भी एक बयान दिया था कि इंडिया ब्लॉक की अब कोई जरूरत नहीं, इसे बंद कर देना चाहिए। क्यों भाई? इंडिया ब्लॉक अपनी जगह है, जम्मू कश्मीर की तरक्की अपनी जगह है। जब उमर अब्दुल्ला ऐसे बयान प्रधानमंत्री जी के तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं तो उनसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि तब आपके ये प्रधानमंत्री के लिए सुर क्यों बदल जाते हैं जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले नहीं रुक रहे हैं? तब आपके सुर क्यों बदल जाते हैं जब वहां रोजगार नहीं जा रहा? तब आपके सुर क्यों बदल जाते हैं जब वहां से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित भाई बहन आज तक स्थापना के लिए परेशान है, आज तक स्थापित नहीं हो पा रहे हैं? क्यों? अब आपको पता चल चुका है कि आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आपको प्रधानमंत्री जी से नजदीकियां बढ़ानी है, बीजेपी के साथ मधुर संबंध बढ़ाने हैं, तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप ये तो सोचिए कि जिस जम्मू कश्मीर को हम सब इतना प्रेम करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के लिए धारा 370 हमने मेहनत करके हटवाई, कतर ने जंगबंदी समझौते का कतई मसौदा इसराइल और हमास के हवाले किया है। बताया गया है कि इतवार की आधी रात के वक्त इस सिलसिले में एक डील हुई है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ, अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप के नुमाइंदे और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान बातचीत के बाद ये ऐलान किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इतवार को इसराइल वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की थी। अमेरिकी अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि वो 20 जनवरी को बाइडन के ओहदा छोड़ने से सीज़फायर डील चाहते हैं। बाइडन और नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी इलाकों में लड़ाई रोकने और होस्टेजेस को छुड़ाने के बारे में बातचीत की। व्हाइट हाउस ने बताया है कि बाइडन ने फौरी सीज़फायर और होस्टेजेस की रिहाई पर जोर दिया और कहा कि इंसानी मदद बढ़ानी चाहिए। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि होस्टेजेस की डील के बारे में कार्रवाई आगे बढ़ी है। इसराइल जल्द से जल्द डील चाहता है। इसराइल के वज़ीर फाइनेंस ने जो एक कट्टर लीडर समझे जाते हैं इस डील की मुखालिफत की है। इन्होंने कहा है कि जो डील हो रही है वो रियासत इसराइल की कौमी सलामती के लिए तबाहकुन है। इसराइली मीडिया में भी अहदेदारों के हवाले से कहा गया है कि डील करीब आ चुकी है और अब हमास की मंजूरी का इंतज़ार है। नेतन्याहू के दफ्तर के ने कहा है कि इन्होंने बाइडन को दोहा बातचीत में हिस्सा लेने वाले अहदेदारों को दी गई हिदायतों के बारे में ब्रीफिंग दी है। इससे पहले नेतन्याहू ने मोसाद चीफ और सिक्योरिटी सर्विस के चीफ को बातचीत में हिस्सा लेने के लिए दोहा रवाना किया था। कतर, इजिप्ट और अमेरिकी अहदेदारों की कोशिशों से ये बातचीत हो रही है। मालूम हुआ है कि नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट के बाद अरकान से मुलाकात की और उन्हें इस बात के लिए राज़ी करने की कोशिश की कि वो इस डील की वजह से इस्तीफ़ा ना दें, मुस्ताफ़ी ना हों। कैबिनेट के बाद अरकान इस डील की मुखालिफत कर रहे हैं। इस दौरान बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने यरूशलेम में इसराइली वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। हफ्ते के दिन डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे ने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और जंगबंदी की कोशिशों के बारे में बातचीत की थी। ट्रंप एक से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि वो 20 जनवरी को हलफ लेने से पहले जंग रोकना चाहते हैं। जुमेरात को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा था कि समझौता बहुत करीब है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। भारत और बांग्लादेश के दरमियान तनाव में मजीद इजाफा। बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर नूरुल इस्लाम को वज़ारत ख़ारजा ने किया तलब। जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है। नौजवानों के ख्वाबों में आने वाली हर रुकावट को ख़त्म किया जाएगा। सेट मोरा टनल के इफ्तिताह के मौके पर मोदी का खिताब, कहा सही फैसले मुनासिब वक्त पर होंगे। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू बीजेपी की शिकायत, कहा इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया है कि बीजेपी की तमाम गैरकानूनी सरगर्मियों को रोका जाएगा। दिल्ली इंतखाबात में सियासी पार्टियां आवाम को राग़िब करने की फिक्र में। कांग्रेस ने कहा आम आदमी पार्टी झूठ फैला रही है।
मुल्क भर में लोहड़ी, बिहू, पोंगल और मकर संक्रांति त्यौहार का जोश और खरोश, बाजारों में हुजूम। और कतर ने जंगबंदी समझौते का कतई मुसव्वदा इसराइल और हमास के हवाले कर दिया। दोहा में आधी रात के वक्त हुई डील। इसी के साथ प्राइम टाइम अख्ताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।